ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज मैं इस विद्यालय में बच्चों के बीच उपस्थित हूँ और कुछ लम्हा आपके साथ गुजारने का मुझे अवसर मिला है। इसे मैं अपनी खुशकिस्मती मानता हूँ कि आज आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। आपका गर्मजोश इस्तकबाल मैंने महसूस किया है और कई लाजवाब परफॉर्मेंस भी मैंने देखे हैं। सबसे पहले मैं विजयधर साहब था पूरे स्कूल मैनेजमेंट और टीचर्स और प्रिंसिपल साहिबा को बधाई देना चाहूँगा। कुछ दिन पहले जब आपके स्कूल ने चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया था तो उसके बारे में पढ़कर मुझे खुशी हुई थी और मैंने सोचा था कि जब आप लोगों से रूबरू होने का अवसर मिलेगा तब अवश्य मुबारकबाद दूंगा। तो आज मैं सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। किताबें दरअसल टेलीस्कोप की तरह होती हैं जो बच्चों को दुनिया में यूनिवर्स में झांकने का मौका देती हैं। एक पुरानी अभी एक स्टोरी आपने यहाँ सुनी, कहानी, एक स्टोरी मैं भी सुनाता हूँ। एक 6 साल की छोटी सी बच्ची थी। उसे एक दिन स्कूल में कोई किताब पढ़ने को दी गई। थोड़ी देर बाद उसने पेंसिल लेकर कागज पर एक ड्राइंग बनाना शुरू किया तो टीचर ने पूछा, व्हाट आर यू ड्राइंग? तो बच्ची ने कहा कि आई एम ड्राइंग गॉड। टीचर ने कहा, बट नो वन इन द वर्ल्ड हैज सीन हाउ गॉड लुक्स लाइक। तब उस बच्ची ने जवाब दिया, द वर्ल्ड विल गेट टू नो इन ए मिनट। और यह बात उस बच्ची ने बड़े आत्मविश्वास से कही कि मुझे 1 मिनट और दे दीजिए, जैसे ही मेरी ड्राइंग तैयार होगी वैसे ही दुनिया जान जाएगी गॉड कैसे होते हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि 4 दीवारी सिलेबस के सांचे से अलग हटकर स्वयं के अस्तित्व को सीखने का माहौल जहां पैदा होता है वही विद्यालय है जहां बच्चों में क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, इंडिविजुअलिटी का बीज बोया जा सके, वही स्कूल है। और सच्चा मैं कहूँ कि सच्चे अर्थ में एजुकेशन भी वही है जो क्यूरियोसिटी पैदा करे, उनके भीतर क्रिएटिविटी को निखारने का अवसर दे और उनको इंडिविजुअलिटी प्राप्त करने में मदद करे। बाकी सिलेबस की चीज़ें अपने आप ही आ जाएंगी, लेकिन ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें पाने के लिए क्लासरूम में नहीं बल्कि साहस और इमेजिनेशन का आसमान चाहिए। पिछले साल नवंबर में मुझे बोर्ड में जो बच्चे टॉप रैंकर्स थे उनके समारोह में सम्मिलित होने का अवसर मिला था। उसी समय मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी अमेरिका के प्रोफेसर जॉन कोहेन। उन्होंने कई सालों के रिसर्च के बाद एक निष्कर्ष निकाला कि एक 5 साल का बच्चा हर रोज लगभग 300 सवाल पूछता है और जब वही बच्चा 15 साल का हो जाता है तो हर रोज महज 3 सवाल पूछता है। तो ये 33,000 स्टूडेंट्स का सर्वे उन्होंने किया। 10 साल की उम्र बढ़ते ही ये 297 क्वेश्चंस, 297 सवाल कहाँ गायब हो जाते हैं, ये एक विचारणीय प्रश्न है। अब सामान्य रूप से देखिए तो स्कूल में जाने के बाद, पढ़ाई करने के बाद बच्चे की क्यूरियोसिटी बढ़नी चाहिए, लेकिन प्रोफेसर कोहेन के रिसर्च और सर्वे का निष्कर्ष था कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया वो सिलेबस में इतना जकड़ता गया उसके सोचने की पूरी दुनिया उन्हीं करिकुलम के इर्द गिर्द रह गई और धीरे धीरे उसके अंदर से क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी कम होने लगी, समाप्त होने लगी। मैं मानता हूँ कि इस रिसर्च ने पूरे एजुकेशन सिस्टम के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि क्या 300 सवाल से घटकर 3 सवाल पर पहुँचना बच्चे का ये प्रोग्रेस है या इसे हम क्या कहें। आप किसी भी टीचर से पूछेंगे तो जवाब इसका नाम में ही मिलेगा
क्योंकि विजयधर साहब ने कहा था कि जब बातचीत में कि कुछ एजुकेशन पर ही आप बात करिए, इन्होंने बड़े सवाल उठाए, उस पर मैं बात यहाँ नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि बेसिक अगर हम देखें तो एजुकेशन किसे कहा जा सकता है। इस देश में, इस दुनिया ने अनेक लोगों ने अनेक परिभाषाएं दी। मेरी अपनी एक परिभाषा है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, और मैथमेटिक्स मैंने भी पढ़ी है। तो मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ व्यक्ति जो बात कहेगा उसको प्रूव भी करेगा आगे जाकर, यही मैथमेटिक्स है। तो मैं मानता हूं कि ये जीवन की एक यात्रा है, इट्स ए जर्नी ऑफ सेल्फ, व्यक्तिगत यात्रा है। और अगर उसके आगे मैं कहूं तो इट्स ए जर्नी ऑफ इनर सेल्फ, ये स्व की यात्रा है। और अगर बच्चे को हमने उसका इनर सेल्फ हमने पहचान करा दिया तो मैं समझता हूं कि बच्चा निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। अब इसको उदाहरण देकर के मैंने बात मैथमेटिक्स की थी, तो मुझे प्रूव करना भी होगा। 2-3 सिंपल उदाहरण मैं देता हूं। आप में से अनेक लोगों ने महात्मा गांधी का नाम सबने सुना होगा। देश को आज़ादी मिली, इतना बड़ा स्वतंत्रता आंदोलन उन्होंने किया। पूरी दुनिया में आज जितनी किताबें महात्मा गांधी पर लिखी गई हैं, किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं लिखी। मैं उनके एक गुण की चर्चा करना चाहता हूँ। जब वो 8 वर्ष के थे, स्कूल में पढ़ते थे, उनके स्कूल में एक ड्रामा दिखाया गया, सत्य हरिश्चंद्र। ड्रामा देखे वो, और उस ड्रामे से इतने प्रभावित हुए कि जब घर आए तो उस ड्रामे का खुद मंचन करने लगे, प्रैक्टिस करते थे शीशे के सामने खड़े होकर के। और वहाँ उनकी अंतर्ध्वनि जग गई कि मेरी अंतर्ध्वनि सत्य है, और जीवन भर वो सत्य से जुड़े रहे। बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने किए, लेकिन सबके पीछे जो मूल बात है कि कभी सत्य का परित्याग उन्होंने नहीं किया। चाहे जितनी कठिन परिस्थिति आई, जो कुछ तकलीफ उन्हें उठानी पड़ी, सत्य से वो बंधे रहे, सत्य से वो जुड़े रहे। कबीरदास का नाम आप में से किसी ने सुना है? आप में से शायद काफ़ी लोगों को पता होगा कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, ही वॉज इलिटरेट, लिखना भी नहीं आता था। और जानते हैं, आज तक 1000 से ज़्यादा पीएचडी कबीरदास जी पर हो चुकी है। उन्होंने भी अपनी अंतर्ध्वनि को पहचाना। उनकी अंतर्ध्वनि ईश्वर थे, और फिर उसी में जीवन भर लगे रह गए। सचिन तेंदुलकर का नाम भी आप सब जानते हैं। पहले वो बचपन में पिंग पोंग खेलते थे, क्रिकेट नहीं खेलते थे। एक दिन उनकी अंतर्ध्वनि जग गई कि मेरी अंतर्ध्वनि क्रिकेट है, और उस दिन से वो क्रिकेट से बंध गए। और फिर क्या सैटरडे, क्या संडे, क्या होली, क्या दिवाली, क्या ईद, कभी नागा नहीं किया। जाते थे, घंटों प्रैक्टिस करते थे। सामान्य रूप से वे गरीब परिवार के विद्यार्थी नौजवान थे। एक समय था कि उनके पास एक ही पतलून होती थी। स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे, माँ वही पतलून धो देती थी। कभी कभी सूखता भी नहीं था पतलून, गीली पतलून पहन के जाके घंटों प्रैक्टिस करते थे। और मैं मानता हूं कि डिग्री प्राप्त करना ये एजुकेशन नहीं है। सचिन तेंदुलकर के पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, हाई स्कूल पास किया था, लेकिन भारत रत्न उन्हें मिला। और आप में से मैं आप सबसे कहूँगा कि सचिन तेंदुलकर ने जिस तरह से बिहेव किया है, आज तक मुझे नहीं लगता कि एक भी बयान या एक कहीं से भी उनका आचरण ऐसा रहा है कि किसी ने उसको क्रिटिसाइज किया है। तो पहला काम अपनी अंतर्ध्वनि को पहचानना। और टीचर से मेरा अनुरोध होगा, रिक्वेस्ट होगी कि बच्चे की अंतर्ध्वनि अपनी अलग अलग है, उसको पहचानने में मदद करना। अब केवल अंतर्ध्वनि से तो काम चलेगा नहीं।
क्यों? केवल उस मेहनत करनी पड़ेगी। अंतर्ध्वनि अगर पहचान में आ गई तो जैसे सचिन तेंदुलकर ने सुबह से शाम प्रैक्टिस की, वैसे प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है। दूसरी बात, गांधी जी कभी कोई बात ऐसी नहीं कहते थे जिसका वो खुद प्रयोग नहीं कर लेते थे। एजुकेशन के फील्ड में बड़ा काम किया गांधी जी। जब वो साउथ अफ्रीका में थे तो वहाँ एक स्कूल खोला, व्यक्तिगत रूप से उस स्कूल को चलाया। जब वापस आए तो उन्होंने गुजरात विद्यापीठ करके यूनिवर्सिटी बनाई। आज भी वो फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी की तरह काम कर रही है। वर्धा में उस जमाने में विमेन पॉलिटेक्निक बनाया उन्होंने, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, देश के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस उसके बोर्ड पर थे, सीवी रमन उसके बोर्ड पर थे। तो महात्मा गांधी जी ने एजुकेशन के बारे में बहुत छोटी बात कही कि जो आप किताब में पढ़ते हो या जो टीचर लोग ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हैं वो जरा इसमें कम घुसता है, जो हाथ का प्रयोग करते हो जल्दी समझ में आता है। तो दूसरी बात, अंतर्ध्वनि को पहचानना, फिर उस रास्ते पर मेहनत से चलना, और तीसरी बात हाथों का प्रयोग करना। अब आप देखिए, दुनिया में जितने बड़े इन्वेंशन हुए, आविष्कार हुए, वो बहुत पढ़े लिखे लोगों ने नहीं किया। मैं 2-3 उदाहरण दूंगा, मेरे पास 100 मुझे ध्यान में है, लेकिन 2-3 बताऊंगा। सर आइजैक न्यूटन का नाम आपने सुना है। बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हाथों का प्रयोग उनको आता था। और थियरी ऑफ ग्रेविटी, यूनिवर्स स्क्वायर लॉ उन्होंने ईजाद किया, क्योंकि वो प्रयोग करते थे, हाथों का प्रयोग करते थे। आइंस्टाइन का नाम मालूम है। आइंस्टाइन बड़े वैज्ञानिक थे, और आइंस्टाइन पढ़े लिखे थे। फिजिक्स में उन्होंने पीएचडी किया था। लेकिन मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ, फिजिक्स पढ़ने के कारण उन्होंने थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जो मुझे लगता है कि कम लोगों को समझ में आती है, जो पढ़ाते हैं उनको भी शायद कम ही समझ में आती है। ठीक है। तो पढ़ाई के कारण, फिजिक्स पढ़ने के कारण उन्होंने उसका आविष्कार नहीं किया। एक्चुअली उनके पिताजी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉप चलाते थे, और जब ये पढ़ करके आए तो बीमार हो गए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉप उनको देखनी पड़ी। अब उन्होंने उस समय ये नहीं कहा कि मैंने फिजिक्स में पीएचडी की है तो इस शॉप पर मैं बैठूंगा। उन्होंने परिवार की, फैमिली की ज़रूरत को देखते हुए, पिताजी की बात मानते वहाँ बैठे, और फिर वहाँ उन्होंने हाथों का प्रयोग किया। तो दुनिया का मॉडर्न रेफ्रिजरेटर बनाने का काम आइंस्टाइन ने किया, ऑटोमेटिक कैमरा बनाने का काम आइंस्टाइन ने किया, और थियरी ऑफ रिलेटिविटी वहीं आइंस्टाइन नहीं बनाया। अब मैं तीसरा उदाहरण देकर ख़त्म करूँगा, क्योंकि आप लोगों के भोजन का समय है, मेरे भी थोड़ी देर में बाद भोजन का समय होगा। अभी कोरोना की महामारी, कोविड सबने जूझा। एक समय था जब पूरी दुनिया में हमारे पास वैक्सीन, क्या करते थे हम, एंटीवायरस शरीर में डालते थे और वो प्रभाव कम करता था। जेनेटिक्स का जिस साइंटिस्ट ने आविष्कार किया वो बॉटनी पढ़ा था, तो केवल बॉटनी नहीं जानता था, वो डेटा का भी एक्सपर्ट था, मैथमेटिक्स भी जानता था, और खुद रोज 10 पौधे लगाता था अपने गार्डन में, और वो देखता था कि कैसे पौधे का रंग बदल रहा, पत्तियां कैसे बदल रही हैं, फूल कैसे हो रहे हैं। उसने जेनेटिक्स का आविष्कार किया, जिसके कारण आज दुनिया को ये वैक्सीन मिल सकी। कोरोना की रफ्तार को दुनिया ने रोक दिया, नहीं तो पता नहीं क्या हुआ। तो 3 बात हो गई, अंतर्ध्वनि को पहचानना, पहचानने के बाद उस रास्ते पर मेहनत से चलना, और तीसरी बात हाथों से प्रयोग करना, वो जल्दी समझ में आएगा। चौथी बात, ये जो कंपटीशन है नंबर्स का, ये नंबर काम नहीं आते हैं। इफ यू गेट गुड मार्क्स, वेल, इफ यू डोंट गेट गुड मार्क्स, वेल, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत मार्क्स पा करके लोग बहुत बड़ा काम नहीं किए। ठीक है, उसके चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, 3 बच्चे 4 बच्चे और सब कुछ बड़ा कर देंगे, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं। कोई एक छोटी सी समस्या लेकर के 4 लोग साथ में आपस में कंपटीशन नहीं करे,
मैंने इस बच्चे को बता दिया तो इसका नंबर ज़्यादा आ जाएगा, इससे बाहर निकलने की जरूरत है। ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, छोटी छोटी प्रोजेक्ट, एंड बी हम्बल, क्योंकि जब प्राइड रहता है दिमाग में तो वो घुसता नहीं है कुछ, फिर वही भरा रहता है। तो हम्बल अगर हम होंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकेंगे। तो ये मोटे तौर पर आज के लिए 4 काफ़ी है। मैं थोड़ा पुराने भारत की बात करता हूँ। आज बड़ी चर्चा हो रही है दुनिया में नॉलेज इकॉनमी की। आप सबने सुना है कि नाउ वी आर द 5th लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड, और किसको पीछे छोड़ा हमने? उसी इंग्लैंड को जिसके हम गुलाम थे। आज वो 6ठे नंबर पर पहुंच गया, हम 5वें नंबर पर पहुंच गए। और आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार एक बात कर रहे हैं कि जब आज़ादी का ये अमृत कालखंड है, मैंने 75 वर्ष हो गए हैं हमको आज़ादी, जब देश हमारा शताब्दी वर्ष मनाए, मैंने 2047, तो हम एक विकसित डेवलप्ड कंट्री भी हों, और पहले जैसे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी हम बन सके। अगर इतिहास में आप जाएंगे तो पहले हम सोने की चिड़िया या वर्ल्ड जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन 25% था। इसलिए नहीं था कि हमारे यहाँ कोई माइंस थी गोल्ड की, नो। इसलिए नहीं था कि व्यापार हमारा बहुत बड़ा था, नो। इसलिए कि नॉलेज इकॉनमी वास्तव में हमारे जो इंस्टीट्यूशंस थे, दुनिया भर के लोग आते थे यहाँ पढ़ने के लिए। अब वो भी 1-2 उदाहरण देके ख़त्म कर दूँगा बात, ठीक है? अब आप देखें, पानी के जहाज सेलर्स जो सी में जाते हैं, सर आइजैक न्यूटन ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिस दिन भाषण दिया कि विज्ञान के पास कोई रास्ता नहीं है कि समुद्र में जहाज चले, नेविगेशन हम पहुंच ही नहीं सकते, उसके पहले हमारी इंडियन शिप्स लॉगरिथम के आधार पर हमारे देश में ऐसे यंत्र बने थे, इक्विपमेंट बने थे कि हमारे जहाज जाते थे दुनिया के सुदूर दक्षिण अफ्रीका के सोक्रोता एक जगह है, वहाँ भी जाएंगे आप तो पर्शियन में, संस्कृत में, उर्दू में, हिंदी में लिखे हुए स्क्रिप्चर्स मिल जाएंगे। उस जमाने में जाते थे जब दुनिया को इसका अंदाजा नहीं था। सिकंदर का नाम सुना है, और पोरस का भी, यस, अलेक्जेंडर द ग्रेट। सिकंदर और पोरस की दोस्ती क्यों हुई? डू यू नो? सिकंदर जब आया, मगध की सेना खड़ी थी युद्ध करने यही सिंधु नदी के किनारे, तो पहले उसने अपने जासूस भेजे, 3-4 जासूस आए, देख करके गए, और जा करके उन्होंने कहा कि साहब बड़ी तैयारी है युद्ध की, कुछ हाथी पर सैनिक सवार हैं, कुछ घोड़े पर सवार हैं, कुछ पैदल हैं, पूरी तरह से युद्ध करने के लिए आमादा हैं। पैर हिल गया, सिकंदर वापस लौट गए। लौटते समय उनकी मुलाकात पोरस से हुई, पुर्राज से, और उनकी दोस्ती का कारण क्या है? उस समय जो स्टील बनता था, इग्नॉट स्टील, हमारे देश में, दुनिया के किसी देश में उतनी अच्छी क्वालिटी का स्टील नहीं बनता था, और उसी से स्वॉर्ड, तलवार बनती थी। तो पोरस ने सिकंदर को वही स्टील दिया जिससे तलवार बनी, फिर युद्ध हुआ। और हमारे देश की लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा, लेकिन उस जमाने में भी जब कैटरेक्ट सर्जरी दुनिया में नहीं होती थी, तो हमारे यहाँ फाइनेस्ट इक्विपमेंट हिंदुस्तान में थे कैटरेक्ट सर्जरी के। जॉन हॉपकिंस से दुनिया की सबसे मानी जानी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ की लाइब्रेरी में आप पढ़ सकते हैं। तो हम कोई चोरी करके सोना नहीं ले आते थे, ये जो सामान हमारे थे दुनिया में हम ले जाते थे, और उसके बदले सोना ले आते थे। तो ये हमारा पास्ट रहा है किन्हीं कारणों से। अब उन कारणों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, हम उससे दूर चले गए। हमारे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे अपना महत्व खोते चले गए। अब भारत ने अपनी पहचान को फिर से वापस लाने की सौगंध खाई। NEP 2020 लंबे समय से देश को इंतजार था। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, मेरे पास वक्त नहीं कि मैं सारे उसके विस्तार में जाऊं। मुझे लगता है कि इसको हमें लागू करना है, लागू हो रहा है, और मुझे खुशी है कि DPS ने करिकुलम के अलावा भी बच्चों की इंडिविजुअलिटी को, क्यूरियोसिटी को जागृत करने का काम किया है। मैं
थोड़ा आशावादी व्यक्ति मैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में फिर से वो गौरव हमारा देश हासिल करेगा। और ख़ास तौर से जो हमारी यंग जनरेशन है, जब मैं पढ़ता था और आज के बच्चों में मैं बहुत अंतर देखता था। जब मैं अलजेब्रा पढ़ रहा था स्कूल में, तो मेरे एक टीचर ने मुझे बताया कि a + b² = a² + b² + 2ab। तो मेरे दिमाग में वो बैठ गया, मैंने याद कर लिया और जीवन भर याद रहा। लेकिन न मेरे टीचर ने बताया कि ये होता क्यों है, न मैंने जानने की कोशिश की। जब मैं गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग पढ़ने, तब मुझे समझ में आया कि ये होता क्यों है। स्क्वायर रूट पढ़ते हैं आप लोग? 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है? कोई एक आदमी खड़ा होकर बताए। 2 का स्क्वायर रूट 4 नहीं तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा। यस, 1.414, राइट। तो जब मैं स्क्वायर रूट पढ़ता था तो मेरे एक टीचर थे, मुझे भी दिक्कत होती थी जैसे आपको दिक्कत हो रही है, मैं भी गेस करता था। तो उन्होंने मुझे एक सेंटेंस याद कराया, मैं उसको दोहराता, मुझे अभी भी याद है, मैंने पढ़ा था 69 में और ये 2023 में मैं बता रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि 2 का स्क्वायर रूट, एक सेंटेंस याद करो, आई हैव ए माइंड, I1 हैव HAVE4 A1 माइंड MIND 1.414। ठीक है। 3 का स्क्वायर रूट किसी को याद है? अब उसके लिए भी एक सेंटेंस उन्होंने मुझे याद कराया, आई सपोज यू सो, I1 सपोज SUPPOSE 7 YOU U3 सो टू 1.732। अब मुझे आज भी याद है, 69 में पढ़ा था, 2023 में मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद मुझे कभी स्क्वायर रूट में दिक्कत नहीं हुई। मैं ख़त्म करता हूँ, मैं दूसरी तरफ अब जाने लगा हूँ। मुझे भी वो दिन याद आने लगे हैं जब मैं पढ़ता था, उससे मैं बाहर निकला। आपका गीत डॉक्टर इकबाल ने लिखा है, जानते हैं आप? और उसमें एक लाइन ये भी है कि इल्म की समा से हो मुझको मोहब्बत या रब। और आपके स्कूल के लोगों में हाथ में मसाल है। रोज बच्चों की दुआओं का अर्थ मैं मानता हूँ कि उनके भीतर क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर और क्रिएटिविटी की मसाल बने, ऐसी मेरी दुआ है ईश्वर से। और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से आप सब भविष्य में ऐसा करने वाले हैं। आप इस बात को बच्चों हमेशा ध्यान रखिए, जब तक किसी चीज़ में आप फेल नहीं होंगे, जब तक आप किसी चीज़ पर संदेह नहीं पैदा करेंगे, जब तक आप कोई गलती नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी ओरिजिनल आप नहीं कर सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं जिक्र कर रहा था NEP के बारे में। दशकों बाद मैं कहूँ कि देश को लंबे समय से इंतजार था ये एजुकेशन सिस्टम को रीडिफाइन करने का, उसे ट्रांसफॉर्म करने का। मैं मानता हूँ कि एक अभूतपूर्व और साहसिक प्रयास है, एक बड़ा अवसर दिया है। ट्रेडिशनल वैल्यूज़, कल्चर, मदर लैंग्वेज, मदर टंग, लोकल स्किल सेट और इंडिपेंडेंट थिंकिंग, इन सब चीज़ों को तरजीह दी गई है। और वहीं क्लासरूम में इनोवेशन, क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सपेरिमेंट को प्रमोट करने पर बल दिया गया है। अब ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि कैंपस को अब हम क्यूरियोसिटी का कैंपस बना सकें। किताबों को याद करने या रटने के बजाय क्रिएटिविटी पर हम फोकस करें। सक्सेसफुल बच्चों को नहीं, बल्कि बच्चों को इनोवेशन को अवार्ड देने की सिस्टम बनावें। इंडिपेंडेंट रिसर्च, इंडिपेंडेंट आइडियाज़ के ग्रोथ का माध्यम बच्चों को बनना होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस दिशा में हम जरूर आगे बढ़ेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा धर साहब ने की है।
5 साल में हमने उसकी कल्पना नहीं की थी। आने वाले भविष्य में ऐसे घर होंगे, ऐसे स्कूल होंगे जिन्हें हम AI होम्स, AI स्कूल्स कहेंगे। लेकिन हमारी चुनौती केवल यहाँ पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं, हमारी चुनौती वो बच्चे भी हैं जो अभी स्कूल भी नहीं देख सके। कोशिश जरूर हम करेंगे और एजुकेशन निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि किसी भी देश के विकास में सबसे अहम रोल शिक्षा का ही होगा, इस बात को हम लोग जानते हैं और इसके प्रयत्न किए जाएंगे। हायर एजुकेशन काउंसिल जो यहाँ बनी है, मैं कह सकता हूँ कि देश की सबसे बेहतरीन काउंसिल बनाने का गौरव हम सबको हासिल है। प्राइमरी और स्कूल एजुकेशन भी आगे बढ़े, इसकी हर कोशिश हम करेंगे। दर साहब ने जो सवाल उठाए हैं उन पर हम उनसे चर्चा करेंगे और ये जरूर कोशिश करेंगे कि निश्चित रूप से ऐसा वातावरण जम्मू कश्मीर में बनाया जा सके। लेकिन बच्चों, आपसे मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि अब जम्मू कश्मीर उस दौर से बाहर निकल गया है जहाँ 100 दिन 150 दिन स्कूल बंद हुआ करते थे। और आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने पेरेंट्स को ये जरूर बताइए कि अब ऐसा समय नहीं आना चाहिए कि फिर से स्कूल बंद हो। ये जानना बड़ा ज़रूरी है। और हद से बढ़े जो इल्म तो है जहल दोस्तों, सब कुछ जो जानते हैं वो कुछ जानते नहीं। तो जो जीवन भर सबको सीखना है ये, और कोई पूर्णांक नहीं होता है, किसी को सब कुछ नहीं आता है। ये ऐसी यात्रा है कि जीवन भर सीखना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम क्यूरियोसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, एडॉप्टेबिलिटी, क्रिएटिविटी, इंगेजमेंट, कोलैबोरेशन जैसे स्किल स्टूडेंट्स को प्रदान करें, बेहतर इंसान बने। बेहतर इंसान ही बेहतर प्रोफेशनल बन सकता है। मैं आज इतनी ही बात कह के आपसे विदा लेना चाहूँगा। लेकिन पोलो व्यू मार्केट कोई गया है इधर? अच्छा बना है? वैसा मार्केट और बनना चाहिए। पक्का? घर पर जाकर कहोगे अपने मम्मी पापा से कि नहीं अभी और भी बनाएंगे, आप लोग रोकिए मत? कौन कौन लोग बोलेंगे? बस बाकी लोगों को पसंद नहीं है। गुड। झेलम रिवर फ्रंट किसने देखा? अब दूसरा साइड भी बनना चाहिए। यस सर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जब शांति रहती है, पीस रहती है, तब इस तरह के काम होते हैं। और इसलिए डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए पहली और अनिवार्य शर्त है कि शांति रहे, पीस रहे। और इसके लिए आप लोग आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद आप ही जम्मू कश्मीर के देश के भविष्य बनने वाले हैं। और इसलिए मैं आपसे ये जरूर ये अपेक्षा रखूँगा कि जब आप बड़े हों तो निश्चित रूप से इन मूल्यों के साथ आगे बढ़ें। अभी G20 की बैठक टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप की हुई, बड़ा सफल आयोजन हुआ और उसकी चर्चा जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान में तो हो ही रही है, मुझे लगता है कि दुनिया के बाकी देशों में भी। लेकिन वो एक वर्किंग ग्रुप की बैठक थी, उसके पहले 2 बैठकें और हो चुकी थी। और जो असली बैठक है जिसमें मिनिस्टर्स आएंगे वो गोवा में होगी। लेकिन यहाँ के यूथ ने खास तौर से, यहाँ की आवाम ने और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने तो स्वाभाविक रूप से उसमें भागीदारी की। जिस तरह से उसमें हिस्सा लिया, जिस तरह से पार्टिसिपेट किया, मैं समझता हूँ कि वो सफलता का कारण रहा है। और मेन इवेंट से ज़्यादा चर्चा श्रीनगर के इवेंट की हो गई और ये बड़ी खुशी की बात है। और ये चर्चा इसलिए हो रही है कि दुनिया की जो पावरफुल कंट्रीज हैं, जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी के एस्पिरेशंस को उन्होंने देखा है, उसे समझा है। और मेरी कामना है, मेरी प्रार्थना है कि आप यहाँ जो सीख रहे हैं वो आपके अंदर मोहब्बत, अमन, भाईचारे
पैदा करे, आपके भीतर नए विचार, नई क्यूरियोसिटी पैदा हो, सिर्फ नंबर नहीं बल्कि मानवता के मूल्य आपके भविष्य की बुनियाद बने। आज यही कहते हुए मैं धर साहब का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। प्रिंसिपल साहिबा और सभी टीचर्स को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि बच्चों को इस तरह से ट्रेन किया। और स्कूल में पढ़ी एक कविता मुझे भी याद आ रही है तो मैं उसको कह के ख़त्म करूँगा। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। थैंक यू।